इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन जो कि Gm1m2/r² है वो आया कहाँ से है। तो जब न्यूटन बैठे थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही फॉल करता है, सिर्फ धरती पे नहीं। अगर हम बात करें मून की तो मून भी एक अट्रैक्शन फील करता है जो कि सेंटर के टुवर्ड्स है। अब वो एक्सेलरेशन जो होती है वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमें मून का मास भी नोन है, मून का रेडियस भी नोन है और हमें उसका टाइम पीरियड भी नोन है जिससे हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इन सब को यूज़ करके अगर हम चाहें तो मून का रेडियस निकाल सकते हैं जो कि लगभग इतना आता है जैसे आप देख सकते हैं। अब हमें मून का रेडियस भी नोन हो गया और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है मून की वो भी हमें पता है। धरती पे हमें पता है धरती पे जो भी बॉडी है अगर वो फॉल करेगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी 9.81 और अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 6378 इंटू 10⁻³ के बराबर होता है। तो न्यूटन ने ये चीज़ें ऑब्जर्व की कि अगर मैं एक्सेलरेशन को डिवाइड करूं और एक तरफ मैं स्क्वायर को रेडियस को डिवाइड करूं तो मुझे ये मिलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो होगी वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब आता है मास वाला फैक्टर। अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ को नीचे फॉल किया जाता है अर्थ पे तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दोनों सेम टाइम पे नीचे आती हैं, यानी इन दोनों पे लगने वाला एक्सेलरेशन भी सेम है, यानी फोर्स भी सेम है। क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि जो नेट हमारे पास फोर्स होगी वो बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया F=G1/r² m1m2, जहाँ पे दो बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट होता है और उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वो हमेशा सेम रहती है और वो वेरी नहीं करती। यही रीज़न है कि मून और अर्थ के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कभी भी मून धरती पे नहीं गिरता या मून धरती के पास नहीं आता, जैसा कि हमें फिक्स ही ऑर्बिट में मूव करता रहता है। पर अगर कोई बॉडी जिसका मास लाइटर है वो हैवी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील करेगी। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए अगर हम बात करें वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है अगर हम धरती की बात करें, क्योंकि धरती का मास बहुत ज़्यादा है और मून इसलिए धरती के बहुत पास है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करें, एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे तो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हैवी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स मूव करता है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मेरे पास दो छोटी बॉल्स हैं और मैं उनके साथ दो बड़ी बॉल्स रख दूँ तो कुछ समय बाद, वैसा हमें ऑब्जर्व नहीं होगा पर कुछ समय बाद हम ये देख सकते हैं कि जो बॉडी है जिसका मास कम है वो हैवी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसका फॉर्मूला होता है F=Gm1m2/r²। इसी सेटअप का यूज़ करके साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको यूज़ करके उन्होंने जी की वैल्यू निकालने की कोशिश की। दो ऑब्जेक्ट लिए जिनका मासेस हमें पता था जो कि स्मॉल थे और दो हैवी ऑब्जेक्ट लिए, उनको एक टॉर्जनल हेड से बांध दिया और जब भी ये बॉडी मूव करेगी, लाइटर बॉडी जब भी मूव करेगी हैवियर बॉडी की तरफ तो उसमें एक तरह का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क से हम फोर्स निकाल सकते हैं और बाय यूजिंग द अदर पैरामीटर्स वही फोर्स को यूज़ करके हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की जो थी 6.75 इंटू 10⁻⁻11 और इससे हमारा ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन पूरा हुआ।